ये बात है 10 अप्रैल 1912। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे लग्जरियस जहाज अपने जमाने का अपने पहले सफर पर निकलता है। ये जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था और इसके अंदर हर तरह के लोग बैठे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्टर्स से लेकर इमिग्रेंट्स तक जो अमेरिका जा रहे हैं एक अच्छी जिंदगी की तलाश में। इस जहाज की कमांड संभाली एक 62 के सीनियर कैप्टन एल्बर्ट जॉन से। मैसेंजर्स में, पब्लिक में और मीडिया में बहुत एक्साइटमेंट इस टाइटैनिक जहाज को लेकर। आखिर न सिर्फ ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप है 269 मीटर लेंथ में और 50 मीटर से भी ज्यादा ऊंची। जिस तरीके के सेफ्टी फीचर्स इस्तेमाल करे गए थे इस जहाज को बनाने के लिए, इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था। एक ऐसी शिप जो कभी डूब ही नहीं सकती क्योंकि इतने सेफ है ये। व्हाइट स्टार लाइन नाम था उस कंपनी का जिसने बनाया था इस टाइटैनिक जहाज को। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंस थे इस जहाज को लेकर, इसने पब्लिक के सामने आकर ओपनली कहा था ये जहाज अनसिंकेबल है। इस जहाज की पहली रवानगी के सिर्फ 2 ही दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग से मिलना शुरू हो जाती है। यानी जिस अटलांटिक ओशियन से ये तैर कर जा रहा था वहीं पर बर्फ मौजूद है, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ है, आइसबर्ग्स, जो खतरा है इस जहाज के लिए। ये वार्निंग्स कोई अनयूजुअल चीज नहीं है। समुद्र से गुजरने वाले जहाज अक्सर अपने आसपास वाले जहाजों को रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करके बताते रहते हैं कि समुद्र के इस एरिया में बहुत ज्यादा बर्फ तो मौजूद नहीं है, ध्यान से आगे बढ़ना। इस वार्निंग्स को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपनी 2 बार डायरेक्शन चेंज करता है डेंजर को अवॉइड करने के लिए, लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करता। 21.5 नॉट्स जो कि 40 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है। इतनी ही तेजी से जहाज आगे बढ़ता रहता है अपनी मंजिल की तरफ। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 7 और आइस वार्निंग्स दी जाती है, लेकिन कैप्टन स्मिथ और इसके लोग इस वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं। टाइटैनिक की स्पीड कम नहीं कर, धीरे धीरे सूरज ढल जाता है, रात हो जाती है और टेम्परेचर कम हो जाता है। 14 अप्रैल की रात के बारे में खास बात यह है कि चांद बाहर नहीं निकला था और बिना मून के, मूनलाइट नहीं थी तो विजिबिलिटी बहुत कम थी उस रात। जहाज के ऊपर एक क्रॉस नेस्ट, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो काफी हाइट पर होता है, लुक आउट पॉइंट कह सकते हैं, ताकि सामने जहाज के क्या आ रहा है वो नजर रखते रहते हैं। कहीं कोई ट्रैफिक तो नहीं, कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रही। जो बंदे इस जगह पर बैठे थे उसे बड़ी ही ठंड का सामना करना पड़ता है। बड़ी रफ्तार से हवाएं चल रही थी, ऊपर से रात का वक्त था। ठंडी हवाओं की वजह से आंखों से आंसू भी आ जाते हैं, जिससे और भी मुश्किल होता है सामने देखना। रात के 11:39 फ्रेडरिक फ्लेट नाम का एक बंदा क्रॉस नेस्ट में बैठा था। अचानक से अपने सामने देखता है एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ है, एक आइसबर्ग आ गया है। वो जल्दी से 3 बार घंटी को बजाता है ताकि नीचे बैठे हुए लोग इसको सुन सके। फिर फोन उठाता है और फोन करता है ऑफिसर्स को, चिल्लाकर कहता है कि हमारे सामने आगे एक आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम अपनी ब्रिज पर बैठे इस खबर को सुनते हैं और इंजन रूम को इन्फॉर्म करते हैं जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दो। लेकिन बदकिस्मती से बहुत देर हो चुकी थी। 1 मिनट बाद 11:40 जहाज जाके आइसबर्ग को टकराता है। ये आइसबर्ग कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था, लेंथ में 200 बाय 400 फीट, एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा, और हाइट में ये क्रॉस नेस्ट जितना आ रहा था। आइसबर्ग के साथ इस जहाज का टकराव फ्रंट राइट साइड से हुआ। करीब 10 सेकेंड तक ये टकराव जारी रहा और एक बड़ा डेंट पड़ गया। इसकी वजह से जहाज के मेन बॉडी में छोटे छोटे होल भी हो चुके थे। कोल्यूजन के कुछ ही सेकंड बाद कैप्टन स्मिथ और थॉमस एंड्रियोस एकदम पहुंचे ये देखने के लिए कि इस जहाज को कितनी चोट पहुंची है इस इम्पैक्ट की वजह से। देखा तो इन्होंने ये रियलाइज किया कि ये जहाज तो डूब जाएगा। वो कम्प्लीटली शॉक हो गए इस चीज को देखकर। इन्हें लगता था कि ये जहाज अनसिंकेबल, ये कभी डूब ही नहीं सकता, क्योंकि इस जहाज के अंदर सेफ्टी फीचर्स बहुत कमाल के थे। 2 ही सेफ्टी फीचर्स थे जिसकी वजह से इसको ऐसा माना जाता था। पहला, इस जहाज के अंदर डबल बॉटम हल था। हल जो होता है शिप की मेन बॉडी को कहा जाता है। डबल हल का मतलब है 2 लेयर्स लगी हुई है, एक डैमेज होगी तो दूसरी बचा लेगी। और दूसरा, इस जहाज की मेन बॉडी के हल को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। अगर 16 में से 4 कंपार्टमेंट भी पानी से भर गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाज तैरता रहेगा। लेकिन ये आइसबर्ग से जो इम्पैक्ट हुआ था ये एक्चुअली में शिप के साइड में हुआ, तो डबल बॉटम हल था वो किसी काम का नहीं रहा। साइड में तो सिंगल लेयर ही लगी थी। और दूसरा, ये इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि 16 में से 6 कंपार्टमेंट ऑलरेडी ब्रोक हो चुके थे, उनमें पानी भर गया था और लिमिट 4 की थी। 6 कंपार्टमेंट पानी से भरने का ये मतलब था कि इस जहाज को डूबने से कोई नहीं बचा सकता, कि ये अनसिंकेबल जहाज भी
ही अब डूब जाएगा। टकराव के ठीक 20 मिनट बाद रात को 12 बजे कैप्टन स्मिथ अपने क्रू मेंबर्स को ऑर्डर करता है कि एक डिस्ट्रेस कॉल भेजो इस रेडियो पर, जो आसपास के जहाज है वो सिग्नल पकड़ ले और शायद हमें बचाने आ जाए। रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स हमारी कहानी के हीरो निकलते हैं। वो लगातार एक के बाद एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते रहते हैं, कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। वो लगातार से सिग्नल भेजते रहते हैं कि कोई आसपास तो होगा जो हमारा सिग्नल सुन ले। 20 मिनट बाद 12:20 AM RMS कार्पेथिया ये जहाज इस सिग्नल को पकड़ लेता है। वो बात करता है टाइटैनिक के ऑपरेटर से रेडियो पर और कहता है कि जहाज को मोड़ो, चलते हैं टाइटैनिक की तरफ उनको बचाने। प्रॉब्लम यह है कि ये जहाज पास तो था लेकिन 107 किलोमीटर दूर। अगर ये अपनी टॉप स्पीड पर भी जाएगा टाइटैनिक की तरफ तो भी इसको 3.5 घंटे लगेंगे। 3.5 घंटे तक टाइटैनिक का जहाज क्या बचा रह सकता है। बाकी क्रू मेंबर्स रॉकेट जलाते हैं आसमान की तरफ इस उम्मीद में कि कोई आसपास शिप होगी जो ध्यान देगी हमारी तरफ, लेकिन कार्पेथिया जहाज के अलावा कोई रेस्पॉन्स नहीं था। इसी बीच कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करता है कि अब पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया जाए। शिप में मौजूद लाइफ बोट्स का इस्तेमाल करके। शिप में बैठे पैसेंजर्स की बात की जाए तो उन्हें ज्यादा डर नहीं लग रहा। उनका मानना था कि ये शिप अनसिंकेबल है, टेंशन करने की कोई बात नहीं है। इसी बीच जो पहली बोट उतारी गई उसकी कैपेसिटी थी 65 लोगों की, लेकिन भेजे गए 28 लोग। आधी लाइफ बोट खाली नीचे उतरी। वक्त के साथ एक के बाद एक कंपार्टमेंट पानी से भरता गया। जहाज अब टिल्ट होने लगा। धीरे धीरे पैसेंजर्स ने ये रियलाइज किया कि ये जहाज अब डूब जाएगा। जब ये रियलाइजेशन हुई तब लोगों में हड़बड़ाहट सी मच गई। इधर उधर भीड़ में भागने लगे। रात के 1 बजे तक जहाज के अगले कंपार्टमेंट्स में पानी इतना भर चुका था, जहाज का जो अगला हिस्सा है वो पानी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता डूबता गया। इसकी वजह से जहाज का जो पिछला वाला हिस्सा था वो आहिस्ता आहिस्ता पानी के बाहर आ गया। जब जहाज का टिल्ट इतना ज्यादा हुआ तब जहाज के अंदर भड़बड़ाहट सी मच गई। लोग एक दूसरे से लड़ने लगे लाइफ बोट में बैठने के लिए। प्रॉब्लम ये थी कि शिप के अंदर लाइफ बोट की सख्त कमी थी। सिर्फ 20 बोट्स मौजूद थी जिसकी कैपेसिटी थी 1200 लोगों की, लेकिन जहाज में 2200 के करीब लोग थे। रात के 2:05 आखिरी बोट टाइटैनिक से पानी में उतारी गई, लेकिन जहाज के अंदर अभी भी 1500 लोग मौजूद थे। कुछ लोगों ने कोशिश की लाइफ बोट में उतरने की, लेकिन कुछ लोगों ने अपने भाग्य को मान लिया था और वो बैठे रहे शिप के अंदर। अकॉर्डिंग टू आई विटनेसेस अराउंड 2:20 तक जहाज 2 हिस्सों में टूट गया था और धीरे धीरे पानी में डूब गया। 3 घंटे भी नहीं लगे इस कभी न डूबने वाले जहाज को। बाकी जो 1500 लोग मौजूद थे इस शिप के अंदर, या तो वो शिप के साथ डूब के मर गए या फिर जिनको तैरना आता था उनकी हाइपोथर्मिया की वजह से मौत हो गई होगी। उस वक्त जो पानी का टेम्परेचर था -2 सेल्सियस, जबकि किसी भी इंसान की ठंड की वजह से 2 से 3 मिनट्स के अंदर मौत हो जाती है। और कहा जाता है कि कैप्टन स्मिथ आखिरी दम तक व्हील पर बने रहे और जहाज के साथ डूब कर मर गए। RMS कार्पेथिया जहाज जो टाइटैनिक को बचाने निकला था वो उस लोकेशन पर पहुंचा 3:30 पर, लगभग 1 घंटे लेट। लेकिन 705 लोग जो बोट्स में थे उन्हों को इसने सक्सेसफुली बचा लिया। तो दोस्तों अब इस वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पर।